कन्विक्शन तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ों से आता है कि हमारी जो बिज़नेस की समझ है वो पक्की होनी चाहिए और जो हमारी रिसर्च है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इक्विटीज़ में एक सही समझ के साथ-साथ एक धैर्य और एक अंडर परफॉर्मेंस सहने की क्षमता, ये दोनों एक अच्छे निवेशक की बहुत बड़ी पहचान है। अर्थव्यवस्था की रुपए के टर्म्स में जो ग्रोथ होती है, यानी कि रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन को जोड़ दें, तो हमने देखा है कि लगभग 40 साल से हमारी इकोनॉमी 12 से 16% रुपए के टर्म्स पे ग्रो करती है। अधिकांश समय हम लोग टाइमिंग में या फिर सिक्योरिटी या फंड सिलेक्शन में लगाते हैं। जबकि ये आप भी जानते हैं, आपके दर्शक को भी ये जानना चाहिए कि 90% से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ है, उसपे केवल एसेट एलोकेशन का प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत अच्छे बिज़नेस को आप गलत प्राइस पे खरीद लीजिए, तो एक अच्छा निवेश साबित नहीं होगा और एक सामान्य बिज़नेस को भी आप अगर अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदते हैं, तो एक बहुत अच्छा निवेश साबित हो सकता है। प्रशांत सर, सबसे पहले आपका लेजेंड से बातचीत के एपिसोड में स्वागत है। वेलकम है सर। माय प्लेजर आनंद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सर, तो सबसे पहली तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि सर आपकी खुद की स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से और किस तरीके से स्टार्ट हुई? आनंद, ये एक इत्तेफाक था कि मैं स्टॉक मार्केट में आया। मेरी कोई इसमें बैकग्राउंड नहीं थी, तो मैंने एसबीआई कैप्स ज्वाइन किया था 91 में और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इक्विटी रिसर्च में जाइए, क्योंकि ये एक आउट ऑफ फेवर फील्ड था, इसमें कोई जाना नहीं चाहता था और मैंने अपने बैच में लास्ट ज्वाइन किया था। तो ये एक मात्र इत्तेफाक था कि मैंने स्टॉक मार्केट में आया। तो क्या रही जर्नी सर, कैसी रही? अप्स और डाउन्स, स्पेशली 2008 के आसपास एक बड़ा मजेदार काम भी हो गया था। जी देखिए, ये सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एक्साइटिंग रहा। इट वाज फुल ऑफ लर्निंग और इसमें आई फील एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड आफ्टर 30 इयर्स इन दिस लाइन। और इसमें दिक्कतें भी आई, मुश्किल समय भी आया, बट नेट नेट आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी। और इस समय आई मीन आई वाज लकी कि जब इंडिया ओपन अप हो रहा था और जब आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत ही हुई थी इंडस्ट्री में, उसी समय मेरा करियर शुरू हुआ। और मुझे लगता है यही दोनों साथ हुए, इसलिए एक इंडिया की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टॉक मार्केट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस आया और इंडिया में जो वेल्थ क्रिएशन हुआ, तो उससे म्यूचुअल फंड्स की भी पॉपुलैरिटी आई और इसमें सभी लोगों का बहुत योगदान रहा। जब मैंने करियर शुरू किया था तो इक्विटीज को लोग एक स्पेकुलेटिव एसेट या एक ट्रेडिंग एसेट के जैसे देखते थे, और आज तो हम इक्विटीज की समझ देश में इतनी अच्छी हो गई है कि ये मेरे 30 साल के करियर में पहली बार हुआ कि फॉरेनर्स ने इतनी सेलिंग की, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार हिला नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू द इंडियन सेवर हु इज नाउ इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज द राइट वे। और इस सफर में आई मीन कुछ खराब वर्ष भी रहे, जैसे कि हर किसी के जीवन में होता है। तो मेरे लिए भी 1999 हो या 2007 हो या 2020 हो, ये वर्ष काफी मेरी स्ट्रेटजी के लिए दिक्कत वाले थे। लेकिन मुझे हर्ष इस बात का है कि समय के साथ साथ जो हमने सोचा था मार्केट सही हुआ और हम जो परफॉर्मेंस खराब हुआ था उसको पूरा रिकवर कर पाए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं जब पीछे देखता हूँ इस सफर में, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वाकई में कुछ नहीं बदला है। ट्रेडिंग का तरीका बदल गया, इंफॉर्मेशन मिलने का, शेयर करने के तरीके बदल गए, सेक्टर्स बदल गए, लेकिन जो एक निवेशक की सोच है, जो हम एक फियर ग्रीड होप से प्रभावित होते हैं, जो इस प्रकार के मार्केट में साइकिल्स जब होते थे, तो ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 30 साल पहले था। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भी ऐसे ही चलता रहेगा। प्रशांत सर, जब हम आपकी स्टाइल को बड़े गौर से देखते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को देखते हैं ना, तो हमें एक चीज़ बड़ी पेक्यूलर मिलती है कि आपका कन्विक्शन अपनी फिलॉसफी पे, अपने आइडियाज़ पे या फिर अपनी पिकिंग पे बहुत हाई रहता है।
तो वो कन्विक्शन कैसे आता है? यार वो कन्विक्शन तो मेरे ख्याल से दो चीजों से आता है कि हमारी जो बिजनेस की समझ है वो पक्की होनी चाहिए, और जो हमारी रिसर्च है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उससे अगर आपकी समझ किसी चीज की ठीक है तो वो आपको उसमें कॉन्फिडेंस देता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये डाउट नहीं आता अपनी थिंकिंग पे, लेकिन वो डाउट आना बहुत अच्छा है। और जब डाउट आता है तो हम ऐसे लोगों से जरूर मिलते हैं कि जिनकी सोच अलग है, और उनको ध्यान से सुनते हैं। और अगर उनकी जो थिंकिंग है उसमें हमें कोई अच्छी बात लगी, हमें एहसास हुआ कि हम गलत है, तो हम अपना डिसीजन, अप्रोच, स्ट्रेटजी बदल देंगे। लेकिन जब बहुत सी बार ऐसा होता है कि सामने वाले से बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसकी सोच में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और जो केवल मार्केट का प्राइस मूवमेंट है उससे वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर हमारा मार्केट की जो सोच है वो बीच में आती है कि मैंने देखा है और सभी ने देखा है कि चाहे कितना भी समय लगे, ओवर टाइम मार्केट्स आर रैशनल। और हालांकि ये बात सही है कि कभी कभी मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल फॉर वेरी लॉन्ग। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी कि आई डिड नॉट लूज पेशेंस, आई डिड नॉट लूज कॉन्फिडेंस ऑफ investors and the management and people like you before the markets turned rational again. I think ये वॉरेन बुफे ने बहुत अच्छी लाइन कही है यहाँ पे कि markets may remain irrational longer than you may remain solvent. So I think I have been extremely lucky in that respect. सर तो अभी हुआ क्या है मार्केट में, 2020 में क्रैश आया, उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी, हमने बहुत इंजॉय भी किया, चाहे वो ट्रेडिंग हो, पोर्टफोलियो हो, चाहे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो हो, मार्केट एज अ होल में हर किसी ने पैसा कमाया। अब पिछले 6 महीने से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जिगजैग मूवमेंट दे रहा है। क्या 2022 में ऐसा ही चलता रहेगा या फिर आपके अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? यार हम देखिए, ये जो 2020 के फॉल के बाद जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका, उसको हम एक नॉर्मल एक्सपीरियंस या एक नॉर्मल समय नहीं मान सकते। जब बाजार इतना घट गया था तो उसके बाद किसी ने कहीं भी निवेश किया तो उसमें एक पैसा बनना स्वाभाविक ही था। और कोविड के दौरान ये हम लोग भी लगातार कह रहे थे कि ये जो इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी लगभग 50% पे आ गया था, कि समय के साथ साथ जैसे स्थिति सामान्य होगी तो वैसे वैसे इसमें अच्छा पैसा बनना एक नेचुरल सी बात थी। लेकिन वो एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जो दौर था उसको हम आने वाले समय के लिए हमेशा एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। और इक्विटीज तो देखिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्टेबिलिटी क्वोशंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। तो इक्विटीज में एक सही समझ के साथ साथ एक धैर्य और एक अंडर परफॉर्मेंस सहने की क्षमता, ये दोनों एक अच्छे निवेशक की बहुत बड़ी पहचान है। तो मैं यही कहूँगा कि 2022 में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। कि किसी भी वर्ष ये एक साल का भी लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाजार में हम देखें पिछले 40-45 साल का जो सेंसेक्स का सफर रहा है तो उसमें 40 साल में कोई ट्रेंड पैटर्न ऐसा नहीं दिखता है कि जिससे आप ये कह सकें कि आने वाले वर्ष में क्या होगा। वैसे भी हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिनसे हमको थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हुआ, चाहे वो लीमन क्राइसिस के बाद जो दौर शुरू हुआ था और कोविड की वजह से वो फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस में एक और बहुत बड़ी तेजी आई, लेकिन वो ये बातें हमेशा चल नहीं सकती, तो इनको एक रिवर्स होना ही पड़ेगा। इनकी एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है, और जब ये मॉनेटरी स्टिमुलस या जो फेड की बैलेंस शीट इतनी बड़ी हुई, उसको जब नॉर्मलाइज करेंगे, उस प्रोसेस में कितना उसका प्रभाव पड़ेगा हमारे मार्केट्स पे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा किसी ने कभी पहले इसका कोई एक्सपीरियंस हमको नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया का जो बाजार है वो एक सामान्य वैल्यूएशन पे है। हमारी इकोनॉमी का आउटलुक अच्छा है, और इसमें एक साल में क्या होगा ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3-5 साल में
इसमें हम एक सामान्य रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। सर सामान्य रिटर्न की मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या? सामान्य रिटर्न देखिए आनंद, ऐसा देखा गया है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रुपए के टर्म्स में जो ग्रोथ होती है, यानी कि रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन को जोड़ दें, तो हमने देखा है कि लगभग 40 साल से हमारी इकोनॉमी 12 से 16% रुपए के टर्म्स पे ग्रो करती है। और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ रेट बरकरार रहेगा। तो इतनी ही 12 से 16% की एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इतने सीएजीआर रिटर्न्स की हम आशा रख सकते हैं। सर ये रिटर्न्स की आपने बात करी, इसमें एक रोलिंग रिटर्न होता है और एक एब्सोल्यूट रिटर्न होता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों में डिफरेंस क्या है? यार देखिए, इसकी तो चर्चा बहुत बार हो चुकी है और आई थिंक देखिए, रिटर्न को आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं। रोलिंग रिटर्न का भी अपना महत्व है और एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ट्रेलिंग रिटर्न है उसका भी अपना महत्व है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे एक 10-20 साल के एवरेज में, तो मेरे ख्याल से इन दोनों में काफी ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि इक्विटीज एक लॉन्ग टर्म की एसेट क्लास है। और इक्विटीज में बहुत सारे लोग इसलिए गलती करते हैं क्योंकि एक जो टिपिकल टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, वो 1-2 साल है और उसके बियॉन्ड हम इसमें पेशेंस होने लग जाते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट में एक साइकिल 6 से 8 साल, कभी कभी थोड़ा लंबा भी हो जाता है। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से रिटर्न्स को मेजर करिए, चाहे ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें या रोलिंग रिटर्न्स देखें, लेकिन अगर उसको हम काफी एक लंबे अरसे के ऊपर देखेंगे तो इन दोनों में हमको काफी समानताएं मिलेंगी। जहाँ तक एक रिटर्न को मेजर करने का मेरे हिसाब से एक और तीसरा तरीका भी देखा जा सकता है, और वो है कि एक आप किसी भी फंड के रिटर्न को एक स्टॉक मार्केट के एक साइकिल के ऊपर देखें, क्योंकि मार्केट में अच्छा बुरा समय भी आता है और सेक्टर्स की लीडरशिप चेंज होती रहती है। तो यदि हम एक साइकिल के ऊपर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी एक अच्छा मापदंड है। और जिस फंड ने भी ओवर मल्टीपल साइकिल्स अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से ऐसे हमें 3-5 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में हम रख सकते हैं। सर आपकी अगले 3 से 5 साल मतलब मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में यू आर ओके विद द मार्केट, बट आपकी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी न्यूट्रलाइज होनी चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है। इसमें सेक्टर्स जिन पे हमारा फोकस हो सकता है या कहाँ पे आपका फोकस है सेक्टर स्पेसिफिक? आनंद देखिए, इसका तो आपको हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट हर महीने पब्लिश होती है, तो आप मेरे ही नहीं, भारत के जितने भी फंड मैनेजर है सबकी क्या पसंद नापसंद है वो आप उनकी फैक्ट शीट देख के सही अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बैंक्स का आउटलुक अच्छा रहेगा, क्योंकि एनपीए साइकिल इंडिया का खत्म हो चुका है और जो हायर एक इन्फ्लेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे क्रेडिट में भी ग्रोथ ज्यादा आती है क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाती है। इंडिया में जो कॉरपोरेट्स हैं, इनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है, इनका लेवरेज बहुत कम है और हमने देखा कोविड के बाद एक बहुत ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आई है प्रॉफिटेबिलिटी में सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। चाइना की जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होने का एक्सपेक्टेशन है, वो भी इंडिया के लिए एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है इंडिया में एक केपेक्स साइकिल, इंडस्ट्रियल केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स साइकिल आने वाले वर्षों में इसमें ग्रोथ आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ को पिकअप करना चाहिए, जो पिछले 2 साल से काफी कमजोर है। और एनपीएस खत्म हो चुके हैं, तो बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर और जो आईटी सेक्टर्स हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, इनके पास अच्छे कंपेटिटिव एडवांटेजेस भी हैं, सस्टेनेबल हैं, लेकिन इनके वैल्यूएशंस मेरी समझ में औसत से काफी ज्यादा है। तो इसमें आई वुड बी कॉशियस ऑन रिटर्न्स। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूएशन सामान्य है, और सामान्य वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जितनी ग्रोथ है बिजनेस में उतना ही हम रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि अधिकांश समय हम लोग टाइमिंग में या फिर सिक्योरिटी या
फंड सिलेक्शन में लगाते हैं, जबकि ये आप भी जानते हैं, आपके दर्शक को भी ये जानना चाहिए कि 90% से ज्यादा लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ है उस पे केवल एसेट एलोकेशन का प्रभाव पड़ता है। सिक्योरिटी सिलेक्शन या टाइमिंग का जो डिफरेंस है लॉन्ग टर्म वेल्थ पे वो काफी कम है। ऑफ कोर्स यहाँ हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियोज काफी डाइवर्सिफाइड हैं। पीएसयूज पे आउटलुक सर आपका गोइंग फॉरवर्ड? आनंद, ये एक बहुत मतलब ये विषय को बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत समझ लिया है। और देखिए, बिजनेस में उसके ओनर का महत्व होता है, लेकिन ये कहना कि सारे पीएसयूज खराब हैं या सारे पीएसयूज अच्छे हैं, ये मेरे ख्याल से एक रैशनल अप्रोच नहीं है। अगर हम देखें, बहुत समय तक बीएसई पीएसयू इंडेक्स का जो रिटर्न है वो निफ्टी के इंडेक्स के बराबर था। तो इसका लेकिन ऐसा जरूर देखा गया कि पिछले कुछ वर्षों में पीएसयूज का रिटर्न कम हुआ। इसके मेरे हिसाब से दो कारण थे। पहला कारण था, जो गवर्नमेंट ने ईटीएफ्स का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और उससे पीएसयूज के शेयर्स में का परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट हुआ। और दूसरा, आप ये अग्री करेंगे कि पीएसयूज जो कंपनीज हैं ये कंज्यूमर में, आईटी में या फार्मा में नहीं, ये इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स में है, चाहे बैंक्स हो, मेटल्स हो, पावर हो, माइनिंग हो, कैपिटल स्पेंडिंग हो। और जब ये सेक्टर्स अच्छा नहीं कर रहे थे, एक समय था जब इकोनॉमी में एनपीएस ज्यादा थे, कैपिटल स्पेंडिंग वीक थी, कमोडिटी प्राइसेस लो थे, तो ये सेक्टर्स ही अच्छे नहीं कर रहे थे। और क्योंकि पीएसयूज केवल इन्हीं सेक्टर्स में है, तो ऐसा लोगों को लगा कि सब पीएसयूज अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोच गलत थी। और जैसे जैसे ईटीएफ्स बंद हुए और जैसे जैसे इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पीएसयूज भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा अप्रोच यही रही है कि ओनरशिप से ज़्यादा ख्याल हमको इस बात का रखना चाहिए कि बिजनेस की कंपैरेटिव एडवांटेजेस कैसी हैं, और जिस इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छे बिजनेस हैं हम उसी में निवेश करेंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। और सबसे ज़रूरी बात एक अच्छे निवेश के लिए होती है कि हमारा उसमें हमने किस वैल्यूएशन पे खरीदा। देखिए, बहुत अच्छे बिजनेस को आप गलत प्राइस पे खरीद लीजिए तो एक अच्छा निवेश साबित नहीं होगा, और एक सामान्य बिजनेस को भी आप अगर अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदते हैं तो एक बहुत अच्छा निवेश साबित हो सकता है। सर, इसमें आपने कहा पीएसयूज ईटीएफ्स की वजह से इंपैक्ट आया था, इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक, जैसे हम ईटीएफ में आपको अलग अलग बिजनेसेस को मिला दिया गया कि उसमें कोई पावर कंपनी आ गई, कोई बैंक आ गई, कोई कुछ ऑयल कंपनी आ गई, और फिर हम उस बास्केट को जाके बाजार में बेचते हैं, और उसमें बायर को अट्रैक्ट करने के लिए हम उसमें एक डिस्काउंट भी देते हैं। और देखिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनको वो पूरा पोर्टफोलियो अच्छा लगता है, तो इसलिए लोग खरीदते थे, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं आते थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक्स चीज पसंद है, वाई पसंद नहीं है। तो उसको एक अलग अलग, ये एक मतलब बहुत ही डिस्पैरेट ग्रुप जैसा था, इसमें कोई समानताएं नहीं थी इन सभी कंपनीज में, तो इसलिए उसमें डिस्काउंट दिया जाता था। और वो ट्रेडर आते थे, वो पहले बाजार में उसको बेचेंगे, फिर उसको आर्बिट्राज ले लेंगे, और ऐसा था, ये एक ट्रांच नहीं थी, ये हर समय के बाद एक नई ट्रांच आती जाती थी। तो इससे क्या हुआ, इन शेयरों पे धीरे धीरे दबाव पड़ने लग गया, और जब ये क्रम जारी रहा तो जो इनके लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स भी थे उनका भी शायद कहीं ना कहीं धैर्य टूट गया, और उन्होंने कहा ये क्रम जारी रहेगा तो इसमें पैसा बनाना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये जो ईटीएफ्स का इंस्ट्रूमेंट था इसका थोड़ा सही प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफी समय पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और तब से हम देखते हैं कि ये भी एक कारण है कि पीएसयूज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे टूवर्ड्स आता है वो ये आता है कि हम इंडिया में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अचानक से यूएस इन्वेस्टिंग या फिर फॉरेन इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई है, हर कोई बाहर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। आपका क्या आउटलुक है इसके ऊपर कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करें, बाहर करें, कहाँ के क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए आनंद, ये चाहे आप बाहर इन्वेस्ट करें या
आप चाहे बिटकॉइन खरीदें या जो भी करते हैं, देखिए इसमें एक कॉमन बहुत सिंपल थॉट है, और ये मैं आज से नहीं 30 साल से देख रहा हूँ। जिस भी कैटेगरी में पास्ट में रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग है, वहां पे बहुत सारे लोग उस दिशा में जाते हैं। 90s में ओल्ड इकोनॉमी था, लेट 90s में आईटी आया, अगली 2005, 6, 7 के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स बहुत पॉपुलर हो गए, बीच में फार्मा बहुत पॉपुलर हुआ, फिर एक समय आया जब स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप कंपनीज बहुत पॉपुलर हुई, और अब कुछ समय से बाहर के ये इन्वेस्टमेंट्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो इन सब में एक कॉमन चीज है, जो भी सेक्टर, जो भी थीम ने आउट परफॉर्म किया, हम उसी में जाते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेजॉरिटी एक अंडर परफॉर्मिंग थीम में। और ये भी एक बहुत सामान्य सी बात है कि जो चीज बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुकी है और जो बहुत पॉपुलर बन गई है और जिसको सभी लोग खरीदने की इच्छा रखते हैं या खरीद रहे हैं, उसका सस्ता होना अनलाइकली। और इसीलिए हमने देखा कि मैंने ऐसा देखा कि इलेक्शंस और इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। इलेक्शंस में मेजॉरिटी इज राइट, बट इन्वेस्टिंग में मेजॉरिटी सेल्डम राइट। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम लंबे समय में एक हमको अच्छा रिटर्न देते हैं। जहां तक बाहर के इन्वेस्टमेंट्स की बात है, देखिए उसका एक मुख्य कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में खास तौर से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न आया, और मेरे ख्याल से लोग इसीलिए उसकी तरफ आकर्षित हुए। तो मैं इसमें ऐसा नहीं कहूँगा कि ये स्ट्रेटेजी गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इन्वेस्टिंग में हमको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टिंग में पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमको उसी रास्ते पर चलना है जिसकी हमको पूरी समझ। और क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारी मिस तो हो जाएंगी, लेकिन हमारा लॉस होने का चांस बहुत कम है। और इन्वेस्टिंग में अगर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस करते जाते हैं, लेकिन हम कहीं पर गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा आउटकम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि बाहर की इन्वेस्टिंग के बारे में हमें समझ कम है, और तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन खाली एक रिटर्न्स को चेज करने का जो ये दौर है, ये सही नहीं है। और हमने देखा है कि एक बड़े मूव के बाद हमेशा उसमें और बहुत सी बार डिसअपॉइंटमेंट आता है। यहाँ पर एक चीज और है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, यूएस में जो इतनी तेजी आई वहाँ के खास तौर से टेक्नोलॉजी के शेयर्स में, उसके 2 या 3 कारण हैं। एक तो ये कि वहाँ पे कोविड से के इफेक्ट को डील करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए, और जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, जब बाजार में मॉनेटरी स्टिमुलस बहुत बड़ा होता है, तो उससे एसेट प्राइसेस पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यूएस में वहाँ के जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो सस्ते नहीं, वो काफी महंगे हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हम उन पर देख सकते हैं। दूसरा एक मुख्य कारण ये रहा मेरे समझ से कि जब कोविड आया, जब लॉकडाउन आया, तो डिजिटल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली, और उसको मार्केट शायद एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, वो अर्निंग्स को, प्रॉफिट्स को, वो ग्रोथ को। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी तो कुछ ना कुछ लोग वापस घर में खाना मंगाने की बजाय रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करेंगे। तो शायद ये जो डिजिटल बिजनेसेस हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल के नतीजे हैं वो शायद उनको हमको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। और यदि बाजार में डिसअपॉइंटमेंट आता है, यदि उसमें इम्प्लाइड ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट का चांस बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें थोड़ा बहुत निवेश हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना अधिकांश निवेश इंडिया में करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं ये दुनिया के जो सभी बड़े देश हैं इसमें सबसे अच्छे हैं। हमारी डेमोग्राफिक सबसे अच्छी है, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी, ये हमारी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में अच्छे रिफॉर्म्स किए गए पिछले कई वर्षों में, जिससे यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में काफी सुधार आया है। और हमारे यहाँ जो कंज्यूमर गुड्स का पेनिट्रेशन है ये बहुत कम है। जैसे कि हमारे यहाँ केवल 10% घरों के पास कार्स है, हमारे पास केवल 5% घरों के पास एयर कंडीशनर है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ की जगह है, जो ग्रोथ का रूम है, वो बहुत ज्यादा है।
तो मुझे लगता है कि हमको इंडियन मार्केट में ज़्यादा समझ भी है, यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो हमारा अधिकांश पैसा यहीं पर लगना चाहिए। वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू सर। टुवर्ड्स द एंड कोई फाइनल मैसेज, कोई फाइनल पॉइंट कि ये बेटा तो ध्यान रख लेना, कोई ऐसा कोई मैसेज सबके लिए? देखिए, मैं दो ही चीज कहूंगा कि इक्विटी में पेशेंट इन्वेस्टर मेक्स मोर मनी विद द इम्पेशेंट इन्वेस्टर। तो 100 का सेंसेक्स 60,000 हो गया 40 साल, 600 गुना पैसा हो गया। तो इसमें हमको केवल पेशेंस चाहिए। तो इसमें जो लोग बहुत एक्टिव हैं, जो बहुत ट्रेड करते हैं, तो उसमें उनका ओवर टाइम एक अच्छा रिटर्न आने की संभावना बहुत कम है। और आप इसमें एक बात और ख्याल कर सकते हैं कि आजकल F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये बहुत पॉपुलर है और बाजार का ऑलमोस्ट पूरा ही टर्नओवर इसी में आ रहा है। लेकिन ये एक जीरो सम गेम है। देखिए, जब कोई कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती है तो उसमें अगर 100 लोग शेयर होल्डर हैं तो सबकी वेल्थ बढ़ गई, उसमें घाटा किसी का नहीं हुआ। लेकिन F&O इज अ जीरो सम। इसमें एक आदमी पैसा तभी कमा सकता है जब दूसरे को उतना ही लॉस करे। और इसके अलावा इसमें सबको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, सबकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसमें करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए साल की केवल ट्रांजैक्शंस की कॉस्ट है। तो जो सभी F&O में हम ट्रेडिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबका क्यूमुलेटिव इतना लॉस आना स्वाभाविक है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि एक लंबे समय में हम इसमें मेरे ख्याल से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इसको हम कभी हेजिंग के लिए या हमारे पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी कम है उसको हेज करने के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए यूज करें तो इसकी यूटिलिटी मेरी समझ से ज्यादा है। अमेजिंग पॉइंट। आई थिंक ये तो सबसे मजेदार पॉइंट था और 6 तो आपने एकदम लास्ट प्रॉब्लम मार दिया सर। थैंक यू सो मच कि आप आए और हमारे साथ इतना डिस्कशन किया एंड वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड थैंक यू सो मच सर। My pleasure, Anand, and wish you all the best. थैंक यू सर।